हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने बीए फाइनल ईयर के एमजीएसयू की वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा गला एकदम ख़राब हो रखा है, तो हो सकता है आपको आवाज़ बहुत ही अजीब लगे और मैं बोल भी बहुत ज़ोर लगा के प्रयास कर रहा हूँ तब आवाज़ निकल पा रही है। लेकिन वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, कई सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं, एक दो की कॉल्स भी आई है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, आपको आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगेगी लेकिन मैं हर चीज़ समझाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम्स ऑफ 2 बुक्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो के द्वारा लिखी गई कोई 2 किताबों के नाम, आपको बुक्स के नाम बताने हैं जो प्लेटो ने लिखी। और प्लेटो मैं ये कहूँगा कि जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है उनमें प्लेटो और एरिस्टोटल सबसे पुराने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर है, इंपॉर्टेंट फिलोसफर है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में फिलोसफी दी, अपने थॉट्स बताए। तो उनके बारे में अपने जान रहे हैं। सबसे पहले इनकी बुक का नाम है द रिपब्लिक, और इसके अलावा एक बुक का नाम लिखो अपोलॉजी। इनके बारे में कई सारे सोर्सेज ऐसे हैं जो ये भी बताते हैं कि इनकी बुक्स के बारे में लगभग 50 से ज़्यादा इनकी बुक्स है। कोई कितनी बुक्स बता रहा है, कोई कितनी, मतलब इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। ये 3-4 जो थिंकर है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, चाहे प्लेटो की बात करो, चाहे एरिस्टोटल की बात करो, चाहे कार्ल मार्क्स की बात करो। तो आपको खैर 2 बुक्स के नाम याद रखने, द रिपब्लिक और अपोलॉजी। नेक्स्ट की बात करते हैं, एक्सप्लेन द 2 क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ टू एरिस्टोटल। यानी कि एरिस्टोटल जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर होते हैं, जिन्हें हिंदी में अरस्तु भी बोलते हैं, उनके अकॉर्डिंग 2 क्वालिफिकेशन सिटीजन की क्या होनी चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग सिटीजन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिले सिटीजन को, यानी कि सिटीजन जो भी पॉलिटिकल अफेयर है उसमें पार्टिसिपेट करे, चाहे वोटिंग का राइट हो या बाकी कोई भी चीज़ें हो। और दूसरी इसके अलावा है कि उसको राइट होना चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे जुडिशियल और डेलिब्रेटिव फंक्शन के तौर पे, यानी कि जो भी कंट्री के अंदर डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें एक सिटीजन का एनरोलमेंट होना चाहिए। ये इन्होंने बात बताई। तो आसान से क्वेश्चन है, दोनों आई होप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राइट द फेमस बुक नेम ऑफ मैकियावली, यानी कि मैकियावली ने कौन सी बुक लिखी, उनके कोई एक बुक का नाम फेमस बताओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट उनकी बुक है वैसे वो है द प्रिंस। इसके अलावा डिस्कोर्स ऑन लिवी नाम की इनकी बुक है, तो ये आपको याद रखनी है। मैं आपको एक सजेशन देता हूं, चाहे मैंने कितनों के क्वेश्चन डाले होंगे मुझे नहीं पता, शायद मैंने 4 से 5 पॉलिटिकल थिंकर में से 3 से 4 पॉलिटिकल थिंकर की ही मैंने डाली है बुक्स के नाम। आपको जितने भी आपके सिलेबस में जो सारे ही पॉलिटिकल थिंकर है उनके सभी के 1-1, 2-2 बुक्स के नाम पढ़ के ही जाने हैं। इनमें से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि 2 मार्क्स का बनेगा ही बनेगा, तो आपको ये पढ़ के ही जाना है, बेसिक सी चीज। और एक छोटा सा और सजेशन दे रहा हूं, जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं उनके बारे में गूगल पे डालो, सिर्फ उनके बारे में इतना पढ़ जाओ कि वो कहां पे बोर्न हुए और वो कहां के फिलोसफर है। तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है और आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आपने उसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन दे दिया ना, और उसके बाद में जो भी आपको बातें पता है मिलती जुलती भी लिख दी, तो भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो इतना काम आप सबको करना है। मेरे में फिलहाल इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतना आपको प्रोवाइड करवा सकूं, लेकिन जितना प्रोवाइड करवाऊंगा उतने में से कमिटमेंट है कि आपकी 70 to 80% पेपर आपका कंफर्म हो जाएगा, और ज्यादा हो तो हो भी सकता है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूसो के क्या व्यू थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्या बताया। तो देखो यहां पे रूसो ने कहा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें इंडिविजुअल कलेक्टिव रूप से एक एग्रीमेंट करते हैं और अपने कुछ एक राइट को सरेंडर करते हैं अपनी इच्छा से, जिसको अपने जनरल विल बोलते हैं, और एक कम्युनिटी बनाते हैं, और जिस कम्युनिटी का काम होता है कि सभी की भलाई हो। यानी कि कहने का मतलब है ये कह रहे हैं कि एक जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए, सभी को इक्वल राइट मिलने के लिए, सभी को फ्री राइट मिलने के लिए, सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल है अपने में से कुछ राइट छोड़ के एक क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। और उस कम्युनिटी में जो कम्युनिटी बन रही है, जो गवर्नमेंट बन रही है, उसको फिर वो राइट दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है, हमारी पूरी सोसाइटी की रक्षा करनी है, हमारी पूरी सोसाइटी की देखभाल आपको करनी है, हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट है वो आपको करना है। इसलिए अब वो डेवलपमेंट करेगी वो जो गवर्नमेंट बन रही है, चाहे वो एक मोनार्क हो या जो गवर्नमेंट हो डेमोक्रेसी वाली, अगर वो बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ एक रूल रेगुलेशन लागू करेंगे। तो वो रूल रेगुलेशन सभी सिटीजन को फॉलो करने होंगे, तो फॉलो करने होंगे तो इसलिए इसका मतलब है कि उनको कुछ अपने राइट छोड़ने होंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक लोगों के द्वारा बनाया गया एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सारे लोग मिलके अपने कुछ एक राइट्स को, अपनी कुछ एक चीजों को छोड़ रहे हैं, त्याग रहे हैं, ताकि जो गवर्नमेंट फॉर्म हो, जो सोसाइटी में रूलिंग बॉडी फॉर्म हो, वो उनके लिए काम कर सके, वो उनके लिए जस्ट सोसाइटी बना सके, वो वहाँ पे सभी के लिए फ्री सोसाइटी और सभी के लिए इक्वलिटी के लिए काम कर सके। तो यहाँ पे ऐसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मार्क्स
व्यू ऑन क्लास स्ट्रगल। अब कार्ल मार्क्स है वो बड़े इंपॉर्टेंट, आपको पता है फिलोसफर हुए हैं। वो कार्ल मार्क्स वही इंसान है जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ये कहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो कैपिटलिज्म है वही देन है पॉवर्टी की, यानी कि पॉवर्टी आई है पूरी दुनिया में, जहां पर भी गरीबी है उसकी देन सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म है। कहते कैपिटलिज्म को खत्म किया जाए, स्टेट का रूल हो वहां पे और वो इक्वालिटी के लिए काम करे, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का वो ये है, क्लास स्ट्रगल। मेरा दिल कहता है कि ये क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे बड़े आए, बड़े मार्क्स में मतलब ज़्यादा मार्क्स में आए या स्मॉल में आए, आपको बस करना है। क्लास स्ट्रगल क्या कहा मैं कंप्लीट डिटेल में आपको समझाऊंगा, आपके सामने लिखा हुआ है, आप चेक करते रहना। मैंने इसमें स्मॉल क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड करा गया है। प्रयास करूंगा कि इसी एक ही वन शॉर्ट वीडियो में सारा समझा दूं, लेकिन अगर गले ने साथ नहीं दिया तो फिर एक दूसरा पार्ट इसका बनाऊंगा जो आज नाइट को या कल सुबह आपके एग्जाम से पहले पहले यानी कि संडे तक आपको वीडियो वो भी मिल जाएगी। तो इसमें क्लास स्ट्रगल में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्लास स्ट्रगल में ये बताया कि सबसे पहले एक ये क्लास स्ट्रगल आया क्यों। कहते सोसाइटी के अंदर ना कॉन्फ्लिक्ट तो बनेगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट क्यों बनेगा वो सुनना जरा। कहते शुरुआत के अंदर तो जब सोसाइटी थी तो जब किसी का कोई भी रूल नहीं होता था, लोगों ने जंगलों में काम करते थे, जहां पे जो रिसोर्स मिल गया उससे अपना सर्वाइवल करते थे। बाद में हुआ क्या, धीरे धीरे कि एक सोसाइटी इमर्ज हुई जिसको अपने कैपिटलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं। उसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बोलते हैं बर्जियस क्लास। अब आपको जब भी क्लास स्ट्रगल का क्वेश्चन आए, जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं बर्जियस, इसको अंडरलाइन करना है, लिखना ही लिखना है। इसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो बर्जियस क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, इन्होंने धीरे धीरे सारे रिसोर्सेज पे कैप्चर कर लिया, सारे रिसोर्स इनके अंडर थे। तो जो दूसरी क्लास है जिनको अपने प्रोलेटेरिएट बोलते हैं या जो वर्कर क्लास है, वो क्या करेगी, इनके आगे काम करेगी। किनके आगे, बर्जियस क्लास के आगे। अब बर्जियस क्लास अपनी डोमिनेंस चलाएंगे, उनको प्रॉपर राइट नहीं मिलेगा, किसको, प्रोलेटेरिएट को, उनको प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेगा, किनको, प्रोलेटेरिएट यानी कि लेबर क्लास को। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये तंग हो जाएंगे और इस जो ऊपर की क्लास है बर्जियस क्लास, इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर देंगे, यानी कि इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। क्यों रिवोल्ट करेंगे, क्योंकि उनको इसे हटाना होगा, क्योंकि अब बर्जियस क्लास उनका लगातार एक्सप्लॉइटेशन कर रही है। तो एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने के लिए, अपने राइट को प्राप्त करने के लिए, इक्वलिटेरियन सोसाइटी को स्टेब्लिश करने के लिए, ये जो प्रोलेटेरिएट क्लास है जिसको लेबर क्लास बोलते हैं, ये रिवोल्ट करेंगे और उन सभी बर्जियस क्लास को खत्म कर देंगे, मतलब हटा देंगे उनको। और बाद में जो सोसाइटी बनाएंगे वो एक बार के लिए तो सोसाइटी बन जाएगी डिक्टेटर, यानी कि उन्हीं प्रोलेटेरियट में से एक बंदा रूल करना शुरू करेगा जो कुछ टाइम के लिए डिक्टेटर के तौर पर रहेगा, लेकिन बाद में वहां से सोसाइटी वो बन जाएगी इक्वलिटेरियन वाली, यानी कि सभी के लिए वहां पे इक्वालिटी में रिसोर्स बंटेंगे, सभी को इक्वली राइट होगा, कोई किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। एक सोसाइटी जस्ट सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी ऐसी सोसाइटी बन जाएगी जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी को नाम दिया गया क्लास स्ट्रगल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान देना है, ठीक है, आपको वर्ड 2 पे ध्यान देना है कि क्लास स्ट्रगल किन के बीच में हुआ, बर्जियस और एक प्रोलेटेरिएट के बीच में। बर्जियस वो क्लास थे जो कैपिटलिस्ट वाले थे, बर्जियस वो क्लास थे जो एक्सप्लॉइटेशन करते थे, बर्जियस वो क्लास थे जो रिच लोग थे जिनके पास रिसोर्सेज था। उनसे तंग आके जो मूवमेंट करेंगे उन क्लास को बोला गया है प्रोलेटेरिएट क्लास या लेबर क्लास। और जब वो मूवमेंट करके बर्जियस क्लास को हटा देंगे तो बाद की सोसाइटी जो बनेगी वो सोसाइटी इक्वालिटी वाली बनेगी। यही क्लास स्ट्रगल है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इन कीवर्ड्स को ध्यान देना है और अपने आंसर को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करेंगे। किसी को भी नोट्स चाहिए तो चाहे तो आप शॉट ले सकते हो, चाहो तो आप मेरे से पीडीएफ मांग लेना, जैसे आपको ठीक लगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट ऑफ हिगल, यानी कि हिगल जो हमारे एक फिलोसफर थे, उनके अकॉर्डिंग स्टेट किसे कहा गया है। स्टेट बोले तो कंट्री की बात करते हैं। जब अपने बात करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तो वहां पे स्टेट का मतलब होगा एक नेशन से। तो यहाँ पे कहते हैं एक स्टेट कैसे बनेगा, यानी कि एक रूलिंग बॉडी कैसे बनेगी। तो यहाँ पर उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बताया हिगल ने। तो हिगल भाई साहब ने कहा कि जो स्टेट है वो एक रेशनल एंटिटी है, यानी कि वो एक रेशनल और एथिकल एंटिटी है। यानी कि क्या, यानी कि कहते सर जो स्टेट है वो एक ऐसी बॉडी होगी जो सिर्फ कहते एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, बल्कि वो एक ऐसी होगी जो मोरालिटी के साथ काम करेगी। यानी कि रेशनल का मतलब जो सोच समझ के काम करेगी, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी और जो कहीं ना कहीं लोगों को फ्रीडम भी देगी। तो ऐसी एंटिटी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन्होंने ये कहा कि स्टेट कैसा होगा। स्टेट कहते हैं यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल और यूनिवर्सल विल होगा, यानी कि यहाँ पे
इंडिविजुअल की यूनिटी के साथ ये स्टेट बनेगा। और यूनिवर्सल विल का मतलब सारे लोग सोसाइटी मिलके आपस में काम करेंगे, एक दूसरे के साथ हार्मोनी के साथ काम करेंगे, फ्रीडम में काम करेंगे, और साथ ही साथ में एक इंडिविजुअल अपने पर्सनल गोल को अचीव करने के साथ साथ कम्युनिटी के गोल को अचीव किया जाएगा। तो स्टेट कैसा होगा? स्टेट एक ऐसा होगा जो रेशनली काम करेगा। रेशनली का मतलब सोच समझ के मोरालिटी के साथ काम करेगा, सभी को फ्रीडम देगा। सेकंड क्या होगा कि स्टेट ऐसा होगा जिसमें इंडिविजुअल की यूनिटी होगी और यूनिवर्सल विल होगी, यानी कि पूरी कम्युनिटी के विल के अकॉर्डिंग वो काम किया जाएगा। थर्ड बात करते हैं तो स्टेट कैसा होगा? स्टेट कहते हैं डेवलपमेंट उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होगी, यानी कि वो धीरे धीरे बिल्ट होगा। और आज के टाइम में जो स्टेट बना है वो कहते हैं धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत में कभी हिस्ट्री बनी होगी, फिर उसके बाद वो इवॉल्व हुआ होगा टाइम के साथ में। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हीगल ने कहा कि कहीं ना कहीं देखो मोनार्क का होना कहते जरूरी है। यहाँ पे इन्होंने देखो ये कहा है कि मोनार्क का होना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कहा कि मोनार्क के पास अनलिमिटेड पावर हो। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो स्टेट बने वहां मोनार्क हो, लेकिन मोनार्क किसके अकॉर्डिंग काम करे? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, यानी कि रूल लॉ ऑर्डर मेंटेन कहीं ना कहीं वो मोनार्क करे। लेकिन वो जो मोनार्क करे उसकी पावर कहीं ना कहीं एक्सट्रीम लेवल की ना हो, उसकी पावर लिमिटेड हो। तभी वर्ड इन्होंने आगे लगाया कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब जब भी मोनार्क के साथ लगे इसका मतलब यही होता है कि मोनार्क सिर्फ एक सिंबल के तौर पे काम करेगा, कहीं ना कहीं वहां पे रूलिंग बॉडी और भी होगी, इलेक्शन होगा, वो भी काम करेंगे। तो बस मोनार्क एक सिंबल है चलाने के लिए, ठीक है। यहां पे इन्होंने बताया कि 3 एलिमेंट होने चाहिए कहीं ना कहीं एक स्टेट में, कि सबसे पहले तो एक फैमिली होगी भाई, सभी तभी तो उससे शुरुआत होगी, तभी तो वहां से लव और यूनिटी की शुरुआत होगी। फिर कहते हैं एक सिविल सोसाइटी होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी का मतलब जहां पे वो जो सोसाइटी है उनमें ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम करे, जो इंडिविजुअल को राइट दिलवाए, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट इंटरेस्ट को भी बचा के रखे। और फाइनली सबसे ऊपर होगा स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट होगा, जो क्या करेगी? जो कहीं ना कहीं सभी के लिए काम करेगी। तो यहां पर यह बताया गया। थर्ड नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट बोला कि नोट बेस्ड ऑन फोर्स अलोन, यानी कि यहां पे देखो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के साथ साथ इन्होंने ये बात बोल दी है कि बाकी थिंकर्स की तरह ऐसा नहीं कहा है कि यहां पे जो स्टेट है यानी कि जो रूलिंग बॉडी है उसके पास बहुत ज्यादा पावर हो। कहते वो फोर्सफुली काम नहीं करेगा, वो जो भी काम करेगा मोरलिटी के साथ करेगा, यानी कि जो हमारा स्टेट होगा वो जो काम मोरल है, ह्यूमन को फ्रीडम देके उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो रूलिंग बॉडी है या मोनार्क है उसके पास एक्सट्रीम पावर हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है हीगल ने जो कहा है, यानी कि हीगल ने कहीं ना कहीं जस्ट सोसाइटी की बात करी है। हीगल ने कहीं ना कहीं ये बात करी है कि इंडिविजुअल की के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। हीगल ने कहीं ना कहीं ये बात करी है कि जो स्टेट यानी कि रूलिंग बॉडी है वो काम करे, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन उसके पास एक्सट्रीम पावर ना हो। हीगल ने कहीं ना कहीं बात करी है कि यहाँ पे एक सिंबल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क होना चाहिए। ये की पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए, इनको अंडरलाइन कर दिए, एग्जामिनर कहीं भी आपके मार्क्स नहीं काट सकता। आई होप मेरी आवाज आपको सुन रही होगी, थोड़ी सी आवाज मेरा जोर लग रहा है तो प्लीज इसको कोऑपरेट करना। चलो आगे बात करते हैं। जॉन लोक नाम के एक फिलोसफर थे। कौन थे फिलोसफर? नाम है जॉन लोक। जॉन लोक के कहते क्या व्यू थे लिमिटेड गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। हम पढ़ रहे हैं जॉन लोक के व्यू लिमिटेड गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि उन्होंने लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर क्या कहा है। तो जॉन लोक ने क्या कहा कि गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऐसी बननी चाहिए जो सभी की सहमति से हो, यानी कि जहां पे जो गवर्नमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट क्या करे, नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करे, यानी कि लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। यहां पे इन्होंने ये भी बोला कि जो नेचुरल राइट है वो कहीं ना कहीं उसे मिलने चाहिए। जो नेचुरल राइट है उनकी प्रोटेक्शन करनी ही करनी है और वो वायलेट नहीं होने देने गवर्नमेंट को। यहां पे इन्होंने कहा सेपरेशन ऑफ पावर। देखो यहां पे इन्होंने बोला कि पावर का एब्यूज ना हो, इसीलिए जॉन लोक ने कहा कि पावर है जो गवर्नमेंट की वो डिफरेंट ऑर्गन के बीच में बंटी हुई होनी चाहिए, यानी कि किसके बीच में? जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, इनके बीच में पावर बंटी होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा जो गवर्नमेंट बने, देखो लिमिटेड वर्ड आ गया ना, यानी कि ये जो मन में आई वो पावर यूज ना करे। जैसे आज की गवर्नमेंट है ना, बेसिकली ऐसे मानो जॉन लोक ने आज की गवर्नमेंट की बात करी है। लिमिटेड गवर्नमेंट आज की गवर्नमेंट है कि उसके ऊपर सबसे बड़ा रूल ऑफ लॉ है, कि सबसे बड़ा क्या होगा? रूल ऑफ लॉ होगा, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जो उसके मन में आएगा वो काम नहीं करेगा। कुछ कुछ बातें हीगल वाली है, लेकिन हीगल ने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क को कहा था,
लेकिन इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के बारे में नहीं कहा। इस बात को ध्यान देना है। यहां पे इन्होंने क्या, रूल ऑफ लॉ, देखो लोग ने क्या कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है ना वो गवर्नमेंट को स्टेब्लिश करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो रूलर यानी कि जो रूल कर रहे हैं वो अपनी विम का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार वो काम ना करे। कहीं ना कहीं वो काम कैसे करे, वो जो काम करे वो लॉ के अकॉर्डिंग करना चाहिए, और जो लॉ है वो एकदम क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए, यानी कि रेगुलरली जो अप्लाई किए जाए वो होने चाहिए, और सभी के साथ इक्वली अप्लाई हो, सभी के ऊपर ऐसे होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा कहा कि गवर्नमेंट कभी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो टायरेनिकल बन जाए। टायरेनिकल का मतलब वो गवर्नमेंट जो कहीं ना कहीं लोगों के राइट को वायलेट करे, ऐसी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट कैसी हो, जो लोगों के प्रति अकाउंटेबल हो, तभी उस गवर्नमेंट को लिमिटेड गवर्नमेंट कहेंगे। यानी कि गवर्नमेंट काम करेगी, फंक्शन करेगी, लोगों के लिए राइट बनाएगी, लॉज बनाएगी, लेकिन एक एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं होगी। जैसे कि रूलर अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में हुआ करता था पहले के टाइम में, वैसा नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जॉन लोक ने जो लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बताया वो आज की जो कंडीशन है ना उसके अकॉर्डिंग बताया सारा। और आगे क्या है, ट्रस्टीज ऑफ द पीपल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, वो लोगों के ट्रस्टीज होने चाहिए, मतलब विश्वास पात्र होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि लोगों के वो मास्टर हो। मास्टर का मतलब कि लोगों के ऊपर वो रूल करे अपनी इच्छा से, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोक ने लिमिटेड गवर्नमेंट को फेवर करा, बड़ी आसानी से, बड़ा ही आसान पॉइंट है। लिमिटेड गवर्नमेंट को समझते ही आप इसकी बेसिक बातें बता सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेंथम्स थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। अब यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट को बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की क्लास का दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा। पहला जो अपने ऊपर कार्ल मार्क्स के बारे में क्लास स्ट्रगल का पढ़ा था, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा दिल कहता है जो वो है। इसके बाद वैसे सारे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ने सारे ही हैं, लेकिन दूसरा ये यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है। आपको इनकी लाइन टू लाइन पढ़ लेना, मैं बेसिक बातें बताऊंगा कि यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बेंथम का, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये एम्फेसिस डाला कि एक इंसान जो काम करता है वो हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए काम करता है। मैंने क्या बात बोली, इसी लाइन को आपको अपने आंसर में अगर ये क्वेश्चन आए तो अंडरलाइन करना है कि एक इंसान अपनी हैप्पीनेस यानी कि खुशी को बढ़ाने के लिए काम करता है और अपने सोरो, अपने पेन को कम करने के लिए काम करता है। इनको अंडरलाइन करना है। और इन्होंने ये कहा कि एक इंसान जो हैप्पीनेस होते हैं उसको कहीं ना कहीं वो मेजरमेंट करेगा, माप सकता है। वैसे इसी की बाद में क्रिटिसाइज भी करी गई है कि जो एक खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है, उसको आप माप कैसे सकते हो, उसको आप क्वांटिटेटिव में मेजरमेंट कैसे कर सकते हो। लेकिन इन्होंने बोला, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है कि इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी कि ग्रेट हैप्पीनेस प्रिंसिपल पे काम करा। यानी कि यूटिलिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक इंसान कितना हैप्पीनेस को अचीव कर रहा है, कहते हैं उसके जितना हैप्पीनेस को अचीव करेगा उसके लिए उतनी उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, उतना ही उसके लिए वो क्या होगा, वो चीज़ वैल्यूबल होगी। तो कहते हैं इंसान, हर एक इंसान है वो अपनी प्लेजर को बढ़ाने के लिए काम करता है और अपने सोरो, अपने पेन को कम करने के लिए काम करता है। तो गवर्नमेंट को कहते हैं ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसे एक्शन करने चाहिए जहां से कहीं ना कहीं ऐसी बात बने। नेक्स्ट इन्होंने एक वर्ड बोला है, डरना नहीं है इस वर्ड को देख के, वर्ड का नाम है हेडोनिज्म। हेडोनिज्म का मतलब ही सेम यही है कि इसने ये बिलीव करा कि प्लेजर और पेन है, कहते दोनों में से जो रियल मेजरमेंट है वो कहते गुड और बैड के तौर पे करते हैं। यानी कि प्लेजर और पेन दोनों क्या है, एक हमारे लिए गुड है, एक हमारे लिए बैड है। और इन्होंने क्या कहा कि मोरल एक्शन यही होते हैं कि एक इंसान क्या करता है, अपने प्लेजर को बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा और रिड्यूस करेगा पेन को, इसी को हेडोनिज्म कहते हैं। अब इन्होंने थर्ड में ये बताया कि ये जो हेडोनेस है, जो हेडोनिज्म है, यानी कि क्या, यानी कि प्लेजर और पेन है, इनको कहते कैलकुलस करा जा सकता है, यानी कि इनको काउंट करा जा सकता है। काउंट कैसे करा जाएगा, यानी कि इंसान अपनी प्लेजर की इंटेंसिटी को बढ़ाने का प्रयास करेगा, वो देखेगा कि उसके कितने टाइम पीरियड में उसे प्लेजर मिल रहा है, उसका ड्यूरेशन क्या है। वो ये प्रयास करेगा कि उसकी सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है प्लेजर के लिए। जैसे अपने को पता है कि प्लेजर किसी का भी सर्टेन नहीं होता, कुछ टाइम के लिए उसे मिलता है, बाद में दुख तो आएगा ही आएगा। तो इन चीजों को उन्होंने मापने के लिए बताया। इस चीजों के बारे में उन्होंने कुछ एक वर्ड बोला, जैसे प्योरिटी बोला, एक्सटेंट बोला, यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल है जो कहीं ना कहीं प्लेजर के लिए काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट से यह भी बताया कि नंबर ऑफ पीपल अगर ज्यादा सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब वो गवर्नमेंट का जो काम है वो सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ही काम करेगी जिनमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लेजर मिले। अगर मान लो माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के काम से दुख हो रहा है, तो कहते गवर्नमेंट को वो एक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ पीपल का मेजरमेंट कर रहे हैं। जिनमें ज्यादा लोगों को प्लेजर मिले, ज्यादा लोगों को खुशी हो, ज्यादा लोगों की प्रोग्रेस हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट को वो एक्शन करना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया। तो मतलब इनकी कॉन्सेप्ट के पीछे की वर्ड क्या है कि हर एक इंसान अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए काम करता है, अपने सोरो, अपने पेन को कम करने के लिए काम करता है। ये वर्ड आपको ध्यान देना है।
इसमें एक वर्ड आया कॉन्सिक्वेंटलिज्म, यानी कि कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसी का मतलब रिजल्ट क्या रहता है, यानी कि आउटकम क्या रहता है, यानी कि कहीं ना कहीं मेन बात यही होती है कि यूटिलिटेरियनिज्म है वो अपने आप में कॉन्सिक्वेंसी पे बल देता है, यानी कि मेनली फिलहाल वो काम करेगा मोरलिटी पे कि वो काम करने चाहिए जो मोरल हो। अगर वो काम करेगा मोरल है तो अपने आप ही उसके आउटकम है, उसके रिजल्ट है वो अच्छे निकलेंगे। और वो रिजल्ट क्या निकलेंगे कि मैक्सिमम ऑफ पीपल है उनको क्या मिलेगी, प्लेजर मिलेगी। तो कहते ऐसा काम करना चाहिए। कहते ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये एग्लिटेरियनिज्म के बेस पे काम कर रहा है, क्योंकि कहते हैं अगर अपने ये ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा लोगों को खुशी मिले, तो ज्यादा लोगों को खुशी मिलने का मतलब क्या है कि यहां पे इक्वालिटी के ऊपर काम करा जा रहा है, इक्वली यहां पे सोचा जा रहा है, तो ये यहां पे ध्यान दिया जा रहा है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटेरियनिज्म का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लीज आंखों से निकालना, एक भाई थोड़ा सा प्रयास करना। अगर आपको वीडियो की मेरी मेहनत पसंद आए, दिन में करीब 11 से 12 घंटे क्लास होती है तो गला खराब हो रखा है, और अभी मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ और दोपहर के 3 बज चुके हैं, तो उस टाइम में आप सोच सकते हो कि कितनी गर्मी होगी। तो पसीने से पूरा नहा चुका हूँ, गला मेरा साथ दे नहीं रहा है, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। तो आपसे सिर्फ इतना सा सहयोग मांगता हूँ, अगर मेहनत अच्छी लगे, आपका एग्जाम में लगे कि सच में इससे हेल्प हो रही है, तो आप एक कमेंट करके जाओ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और भी वीडियो पर मेहनत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। एरिस्टोटल का व्यूज़ क्या है स्लेवरी के ऊपर। भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्लेवरी के ऊपर डिफरेंट जो फिलोसफर है उन्होंने अपने व्यूज दिए, लेकिन यहां पे एरिस्टोटल का व्यूज थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपको बहुत सारों को अच्छा नहीं लगेगा। आज के साइनेरियो में उनको लगेगा कि यार एरिस्टोटल ने ये क्या बात बोली है, तो बकवास कर रहा है कई चीजों के बारे में। तो अभी सुनना जरा। इन्होंने कहा नेचुरल स्लेवरी, यानी कि इन्होंने नेचुरल स्लेवरी का कॉन्सेप्ट दिया। अब ये छोटा क्वेश्चन है तो भी आप कर दोगे कि नेचुरल स्लेवरी के अंदर एरिस्टोटल ने क्या कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लेव बनने के लिए ही पैदा होते हैं, क्योंकि कहते हैं उनके अंदर सोचने की कैपेसिटी यानी कि रेशनल कैपेसिटी कम होती है। तो कहते हैं उनको चलाना है तो उनके ऊपर कोई रूलिंग बॉडी होनी चाहिए, यानी कि उनको गुलाम बनना चाहिए। तो ये बात कईयों को अच्छी नहीं लगेगी आज के साइनेरियो में कि नहीं यार ऐसा कैसा हो सकता है कि किसी के ऊपर एक मास्टर हो जो उसको गाइड करे, उसके अकॉर्डिंग काम करे। लेकिन इन्होंने इतनी नेगेटिव बात नहीं बोली थी, आगे कुछ पॉजिटिव आएगी, आप सुनते रहना। इन्होंने एक लाइन बोली, इस लाइन को लिख सकते हो आप चाहो तो। इस लाइन को क्या कि स्लेव इज अ लिविंग टूल, यानी कि इन्होंने क्या कहा है कहीं ना कहीं कि स्लेव है वो तो एक टूल की तरह है। टूल का मतलब एक औजार है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको इस्तेमाल करेगा उसका मास्टर, यानी कि मास्टर ही उसे सिखाएगा कि वो काम कैसे होगा। स्लेवरी इज बेनिफिशियल, इन्होंने अपनी इस थ्योरी में कहा कि स्लेवरी दोनों के लिए बेनिफिशियल है, जो स्लेव बन रहा है उसके लिए भी और जो उसका मास्टर है उसके लिए भी। क्योंकि कहते जो स्लेव बन रहा है ना उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो काम कैसे करे, वो अपनी पावर का कहां यूज करे। तो जो उसका मास्टर है वो उसे इंडिकेट करेगा, वो उसे बताएगा कि राइट डायरेक्शन में वो अपनी काम को कैसे यूज कर सकता है। तो दोनों को कहते हैं बेनिफिट मिलेगा सोसाइटी में, कहते हैं ये सही अरेंजमेंट होगा, इससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा। इन्होंने ये कहा। इन्होंने क्रिटिसिज्म किया ऑफ अनजस्ट स्लेवरी, लेकिन ये देखो ये बात इन्होंने कह दी ना, इन्होंने कहा लेकिन ये जो स्लेवरी है ना ये फोर्सफुल तरीके से नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए कि किसी की इच्छा के विरुद्ध आप उसे स्लेव बना रहे हो और अपने अकॉर्डिंग उसे काम करवा रहे हो, ये गलत है। कहते स्लेव होना चाहिए यानी कि उसको सिखाने वाला एक मास्टर होना चाहिए जो कहीं ना कहीं उसको गाइड करे कि उसे काम कैसा करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक हर एक इंसान को फोर्सफुली तरीके से उसकी विल के अगेंस्ट में उससे काम करवाया जाए, ऐसा ना हो। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रोल में इसने कहा कि स्लेवरी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कहते काम जो होगा वो सिटीजन में जो काम होगा, जो इकोनॉमिक का काम होगा, जो पॉलिटिकल रोल होगा वो इसके अकॉर्डिंग अच्छा होगा। और शॉर्ट में आपको यही सेम बातें बोली है, क्योंकि ग्रीक सोसाइटी में कहते कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिलता था, तो उस बात को इन्होंने यहाँ पे बताया है। तो आपको इसको आंखों से निकालना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो सोवेर्निटी के इस कॉन्सेप्ट में होब्स ने क्या कहा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि इन्होंने हीगल से थोड़ी सी अलग बात करी है। हीगल ने कैसे बात करी थी वो आपने देखा, अब यहाँ पे इन्होंने कैसे कहा होब्स ने कहा कि शुरुआत में ओरिजिन कैसे हुआ इस सोवेर्निटी का। सोवेर्निटी को बेसिकली बोलते हैं यहाँ पे एक स्टेट, एक रूलिंग बॉडी के तौर पे माना गया है जो कहीं किसी पर्टिकुलर पार्ट पे रूल करेगी, और वो जो रूल करेगी उसके ऊपर कोई बाहर से कोई रूल करने वाला नहीं होगा, उसको सोवेर्निटी कहा है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है। अब आगे बात करते हैं कि इसकी ओरिजिन कैसे हुआ होगा सोवेर्निटी का। तो कहा था कि पहले पुराने टाइम में कहते इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रहता था, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं थे, कोई भी लॉ नहीं थे, तो बहुत सारे इंसान एक पॉवर्टी की कंडीशन में रहते थे, बहुत सारे इंसान ऐसी कंडीशन में रहते थे नेस्टी, यानी कि जो बुरा कंडीशन हो उसमें रहते थे, वो उनकी ब्रूटल कंडीशन थी, वहां पे वो रहते थे, उनकी लाइफ शॉर्ट थी, कभी भी खत्म हो सकता था, ऐसी वो कंडीशन में रहते थे। तो फिर सभी इंसान ने मिलकर सोचा कि भाई हमारी कोई प्रोटेक्शन करने वाली हम बॉडी बनाएं जो हमारे ऊपर जो क्या करे, हमारे सभी
वेलफेयर के लिए भी काम करे और हमारे लिए रूल रेगुलेशन भी बनाए ताकि हमारी प्रोटेक्शन हो सके। तो कहते एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसी के बेस पे क्या बन गया, एक सोवेन बन गया जो कहीं ना कहीं पीस को मेंटेन करने के लिए काम करेगा। लेकिन यहां पे ये हीगल से अलग क्यों है, तो इस बात को जानने वाली बात है। देखो इन्होंने कहा एब्सोल्यूट पावर ऑफ सोवियन, कि अगर एक बार सोवियन बन गया यानी कि वो रूलिंग बॉडी बन गई तो कहते उसके पास पावर है वो अनलिमिटेड होगी। उसके बाद कहते वो एक बार जब लोगों की कंसेंट से जब बन गया वो, तो बाद में कहते लोगों को इसकी बात माननी होगी, लोगों जो बात वो कहेगा वो माननी होगी, यानी कि इसके पास पावर है वो एब्सोल्यूट पावर होगी। अब ये बात देखो थोड़ी सी इन्होंने एक्स्ट्रा कही है। इन्होंने कहा है कि उस जो रूलिंग बॉडी बन गई उसको कोई ओवरथ्रो नहीं कर पाएगा। वो चाहे तो जनता की बात को क्या कर सकता है, डिसओबे कर सकता है, लेकिन उसकी बात को कोई डिसओबे नहीं कर सकता। वो एक बार सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो अब उसके ऊपर कोई भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ये इन्होंने बात बोली। यहां पे इन्होंने बात बोली कि ये जो सोवेनिटी है वो अनडिवाइडेड होगी, यानी कि सोवेनिटी बेसिकली होगी उसकी पावर को डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए। जैसे अपनों ने पढ़ा था ऊपर दो राइटर के बारे में पढ़ा, जिनमें से एक राइटर ने ये भी बात कही थी कि पावर है वो डिवाइड होनी चाहिए, लेकिन यहां पे इन्होंने कहा कि पावर डिवाइड नहीं होनी चाहिए। पावर कहते अगर डिवाइड होगी तो कहीं ना कहीं कहते कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि रूलिंग बॉडी एक ही हो तो रूलिंग बॉडी एक ही हो तो कहीं ना कहीं किसको फेवर कर रहे हैं, मोनार्क को फेवर कर रहे हैं। ये एक रूलर राजा को फेवर कर रहे हैं कि जो सोवेन है वो एक राजा हो, राजा के पास सारी पावर हो, और अगर कहते लोगों ने कॉन्सेप्ट से अगर उसे राजा बनाया तो अब कहते राजा की बात को मानना होगा। तो यहां पे सोवेन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल के तौर पे इन्होंने क्या कहा कि यहां पे जो सोवेन है वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन कहते वो जरूरी नहीं है कि अब अपने काम करने के लिए लोगों से कंसल्ट करे। और यहां पे वो जो टाइप्स ऑफ सोवेनिटी में इन्होंने कहा है तो वो साफ साफ पता चल रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं मेन जो बात बोली है वो कहा है मोनार्क के लिए, कि डेमोक्रेटिक बॉडी भी हो सकती है लेकिन मेन इन्होंने प्रेफर करा मोनार्की को, कि अगर मोनार्क होगा तो वो कहते स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और वो कहते जो डिसीजन अगर उसे अप्लाई करने होंगे वेलफेयर के लिए तो वो कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी विचारधारा है वो कैसी है, होब्स की विचारधारा वो कैसी है सोवेनिटी के स्टेट में, कि इन्होंने कहा है कि एक बार अगर सोवरन यानी कि जो स्टेट बन गया यानी कि वहाँ पे रूलिंग बॉडी बन गया तो उसके पास पावर एब्सोल्यूट आएगी। उसकी पावर को बाद में कम नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, बाद में लोगों को उसकी बात को मानना होगा, फॉलो करना होगा। ये बात इन्होंने बताई और इन्होंने बताया कि पावर डिवाइड नहीं होनी चाहिए, एक ही रूलिंग बॉडी में पावर होनी चाहिए ताकि वहाँ सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट ना बने। तो इन्होंने इस तरह की बात करी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जे.एस. मिल का व्यू क्या लिबर्टी पे। ये जे.एस. मिल वो भाई साहब था जिन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है या डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। जैसे मतलब इन्होंने इंडिया के ऊपर कभी कटाक्ष करा था कि इंडिया जैसी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी कहते वही कंट्री में होनी चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हो, जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा हो। कहते जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है वो डेमोक्रेसी के लायक नहीं है। इन्होंने कहीं ना कहीं कभी ऐसी बात बोली थी, यानी कि इंडिया के डेमोक्रेसी के ये अगेंस्ट में थे जे.एस. मिल। तो जे.एस. मिल ने क्या बात बोली, इनकी एक बुक फेमस है ऑन लिबर्टी, तो बुक का नाम भी आपको पता चल गया। अब जे.एस. मिल ने क्या बात बोली, मेन मैं उसी पे करता हूँ, बेसिक सी चीजें वो आप पढ़ लेना कि ये ब्रिटिश के फिलोसफर है, ये सब बातें। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, तो यहाँ पे इन्होंने ये एम्फेसिस करा कि जो इंपॉर्टेंस है इंडिविजुअल की फ्रीडम उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इंडिविजुअल की फ्रीडम होगी तो कहते उससे क्या होगा, पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल प्रोग्रेस भी होगा। यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यू करा कि इंडिविजुअल शुड हैव द फ्रीडम, फ्रीडम होनी चाहिए उसके पास, एक्ट एज दे विश, यानी कि जैसे वो चाहें वैसे उनको छूट मिले। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो नेगेटिव लिबर्टी थी ना उससे अलग बात कही थी, यहां पे इन्होंने पॉजिटिव लिबर्टी के ऊपर बात कही थी। ये आपको ध्यान देना है। इनकी जो बात की मेन पॉइंट है वो सेकंड प्रिंसिपल है, द हार्म प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है ना उसको सिर्फ वहीं इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट है उसको वहीं इंटरफेयर करना चाहिए जब एक इंसान अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दूसरे को नुकसान पहुंचाने लग जाए। यानी कि कहते एक इंडिविजुअल के पास पूरी छूट होनी चाहिए, पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, जो वो चाहे वो कर सकता है, लेकिन तब उस पर कंट्रोल होना चाहिए जब वो कहीं ना कहीं दूसरों की विल को नुकसान पहुंचा रहा हो या दूसरों को हार्म कर रहा हो, तब कहते गवर्नमेंट को आके कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि इन्होंने जो मेन बात बोली जे.एस. मिल ने लिबर्टी पे, वो ये बोली कि एक इंसान के पास एब्सोल्यूट फ्रीडम हो, गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम हो कि वो रूल बनाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर ना करे एक इंसान के डेवलपमेंट के अंदर, ज़्यादा पॉलिसी ना बनाए जिससे वो फ्रीली काम ना कर पाए। सिर्फ गवर्नमेंट वहीं आके इंटरफेयर करे जब एक इंसान अपनी फ्रीडम को
इंजॉय करते हुए दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास फ्रीडम है, मैं जो काम चाहूं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं लोगों की किडनी ही निकाल के बेचने का काम कर दूं तो यहाँ पे तो लोगों को नुकसान हो रहा है ना। तो कहते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को आके इस तरह से काम करना चाहिए, जब एक इंसान अपनी फ्रीडम को इंजॉय करते हुए दूसरे लोगों के राइट को नुकसान पहुंचा रहा है तो वहां पे आके काम करना चाहिए। ये इन्होंने मेन बात बोली। डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये बात देखो साफ ही पता चल रही है। इन्होंने कहा कि एक इंसान के पास अपने थॉट, अपने स्पीच, इसे मतलब ओपिनियन रखने का राइट होना चाहिए ताकि वो अपनी बात खुल के रख सकता है। तभी कहते प्रॉपर तरीके से मोरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, तभी कहते ट्रुथ है वो सामने आएगी। तो कहते ये राइट होना चाहिए। यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा है इंडिविजुअलिटी और सेल्फ डेवलपमेंट पे बात करी है कि अगर अपने को लिबर्टी ही देनी है तो मेन कहते लिबर्टी मिलनी चाहिए कि इंडिविजुअल इंसान को, ताकि वो अपने गोल को पूरा कर पाए, वो अपने जो उसे मतलब रिच बनने के लिए प्रयास करना है वो कर पाए। अगर एक इंसान अपने आप रिच बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी की कहते प्रोडक्ट जो है वो क्या बोलती है प्रोग्रेस होगी। सिर्फ कहते उसने एक ही बात बोला कि सोसाइटी को कभी भी जो है वो टायरनी में नहीं होना चाहिए। मतलब सोसाइटी को जो रूल है, मतलब गवर्नमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं बनाने चाहिए जिससे सिटीजन कहीं अपने आप में एक बाउंड होकर काम करे, तो कहते डेवलपमेंट नहीं होगा। सिटीजन को छूट मिलनी चाहिए, ये बात इन्होंने बोली। ये कहीं ना कहीं एक मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने वाले विचारक थे, इन्होंने ये बातें बोली। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देख लेना, आसान से पॉइंट है जो मैंने आपको बता दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन द व्यूज ऑफ टी.एच. ग्रीन ऑन लिबर्टी एंड राइट। तो यहाँ पे जो टी.एच. ग्रीन भाई साहब थे वो एक तरह से पॉजिटिव लिबर्टी देने वाले थे। उन्होंने जो जॉन लॉक जैसों ने जो नेगेटिव लिबर्टी दी, और नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में होता क्या, थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। नेगेटिव लिबर्टी वो कहती है कि जहाँ पे एक इंसान के ऊपर एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट होने चाहिए कुछ हद तक, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे रूल रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे वो हर चीज़ ऐसा नहीं है अपनी लिमिट से बाहर जाके काम करे। तो वो नेगेटिव लिबर्टी का व्यूज़ था। इन्होंने कहा कि सिर्फ कॉन्स्टेंट और जो इंटरफेयर है यही सब कुछ नहीं होते। कहते पॉजिटिव लिबर्टी में इन्होंने कहा कि एक इंसान के पास कम से कम ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, ऐसी रूलिंग बॉडी हो जहाँ पे इंसान अपनी रेशनल विल के अकॉर्डिंग काम कर सके, मतलब अपनी इच्छा को डेवलप करके काम कर सके। एक इंसान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे फ्रीडम के साथ, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ वो काम कर सके, ताकि वो एक सोच सके। उसकी ऐसी वहाँ पे कंडीशन मिलनी चाहिए कि वो मोरली अब सोच पाए, वो रेशनली अपनी कैपेसिटी का यूज़ करके वो सोच पाए कि उसे डेवलपमेंट कैसे करनी है। यानी कि एक इंसान ऐसा होना चाहिए, एक सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे एक इंसान ट्रूली सोसाइटी के अंदर काम करे, अपनी मोरल, अपनी इंटेलेक्चुअल बुद्धि का यूज़ करके वो अपनी सोसाइटी में डेवलपमेंट के लिए काम करे। यहाँ पे ग्रीन ने ये भी बात बोली कि स्टेट है उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि क्रिएट द सोशल, इकोनॉमिक और लीगल कंडीशन क्रिएट करे, जहाँ पे ऐसी कंडीशन बना के दे दे जहाँ पे इंडिविजुअल है वो फ्लोरिश कर पाए, आगे बढ़ पाए। और आगे कैसे बढ़े, यानी कि उसे एजुकेशन मिले, उसे हेल्थ केयर मिले, उसे फ्री फेयर लेबर कंडीशन मिले, अच्छे से वो काम कर पाए। यहाँ पे राइट के ऊपर बात करते हुए उन्होंने क्या बोला कि राइट इतने दिए जाने चाहिए, ऐसे राइट होने चाहिए इंडिविजुअल के पास ताकि जहाँ से वो अपने डेवलपमेंट कर पाए, वो सोच पाए, वो अपने सोसाइटी में अपना प्रॉपर जो काम है वो कर पाए। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक इंसान की वेलफेयर के लिए जरूरी है कि उनको राइट प्रॉपर मिले। राइट एंड ड्यूटीज के ऊपर इन्होंने बात करते हुए बोला ही एम्फेसाइज दैट राइट आर कनेक्टेड टू ड्यूटीज, यानी कि राइट है वो ड्यूटी से अपने आप में कनेक्ट है। अ राइट ओनली मेक सेंस विद अ मोरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट वेयर इंडिविजुअल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर्स एबिलिटी टू फुलफिल देयर मोरल पोटेंशियल। यानी कि कहते हैं राइट ऐसे ही होते हैं जहां पे एक इंसान अपनी ड्यूटी को भी समझता है, एक ये समझता है कि मेरी जो ड्यूटी है वो क्या बनती है, मेरे को दूसरों की जो राइट है उनको कैसे रिस्पेक्ट करना है और कैसे मुझे अपनी एबिलिटी के साथ काम करते हुए मोरल पोटेंशियल के साथ काम करना है। नोट एब्सुलेट, यहाँ पे ये एक बात और बोली कि राइट में इन्होंने ऐसा नहीं बोला कभी भी कि एब्सुलेट में हो। एब्सुलेट का मतलब लिमिट तो इनके ऊपर होनी ही चाहिए, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव लिबर्टी के अपोज में बात बोली। नेगेटिव लिबर्टी में सिर्फ इतना कहा गया था मेन कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट होने चाहिए एक इंसान के ऊपर ताकि वो अति में काम ना करे। लेकिन इन्होंने यहाँ पे कहा कि ठीक है कॉन्स्टेंट तो हो, इंसान एब्सुलेट फ्रीडम को ना इंजॉय करे, लेकिन कहते सोसाइटी ऐसी हो जहाँ पे एक इंसान को अपनी मोरल वैल्यूज़ को ग्रो करने में मदद मिले। एक सोसाइटी ऐसी हो जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इंसान के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए रूल, पॉलिसी, रेगुलेशन बनाए। तो ये बात है, यानी कि इनकी कुछ हद तक बात जे.एस. मील से मिलती जुलती है। तो आपको ये ध्यान देना है टी.एच. ग्रीन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करो प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो का, मैं इस क्वेश्चन को फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो क्या कहती है प्लेटो की। तो देखो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें मेनली इन्होंने बात करी कि भाई इस तरह से सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे इंडिविजुअल और स्टेट यानी कि जो रूलिंग बॉडी है वो दोनों आपस में हार्मोनी से काम कर सके, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं प्रयास करूंगा, जितना मेरे से जोर लग रहा है, आवाज नहीं निकल रही पर फिर भी प्रयास करूंगा। यहां पे इन्होंने क्या बोला, इन द इंडिविजुअल के लिए इन्होंने बोला कि जस्टिस कंडीशन तब होगी जब ये तीन पार्ट से फंक्शन करेंगे। आपको कोई भी इस क्वेश्चन की बात समझ में आए या ना आए, जब भी आप ये क्वेश्चन एग्जाम में देख लो कि प्लेटो का कॉन्सेप्ट बताओ जस्टिस पे, तो ये तीन बात आपको लिखनी है एज इट इज, चाहे इसका रट्टा ही मार लो। 3 पॉइंट क्या कि यहां पे कॉम्बिनेशन है वो कैसा होना चाहिए, जो तीन बातें नीचे लिखी हुई है। क्या कि रूलर्स यानी कि जो फिलोसफर होते हैं वो होने चाहिए, जो फिलोसफर होते हैं जो गवर्न करें वाइजली के साथ, यानी कि जिनके पास विजडम हो, वो रूलिंग बॉडी होनी चाहिए। नेक्स्ट लिख रखा है ऑक्सिलरीज डिफेंड टू द स्टेट, यानी कि वो लोग हो जिनके अंदर क्रेज हो, वो सोल्जर बन जाए हमारे लिए। और तीसरा कहते हैं जिनके अंदर एपेटाइट्स हो, यानी कि भूख हो, जो ये चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, वो यहाँ पे बिजनेसमैन बन जाए, प्रोड्यूसर बन जाए। तो कहते ये जब तीन चीज सोसाइटी में होगी ना, तो सोसाइटी जस्टिस सोसाइटी बनेगी। तीनों कहते इसी के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे सोसाइटी में, हर एक जैसे सोल्जर है उसमें करेज है, वो रक्षा करने के लिए काम करेगा। रूलर है उस वो विजडम के साथ काम करेगा, उसे पता है कौन सी पॉलिसी कब लागू करनी है, कैसे क्या काम करना है। और जिनमें एपेटाइट है यानी कि भूख है, जिनको बिजनेस चलाना है, वो बिजनेस चलाएंगे। तो अपने आप ही कहते इन तीनों क्लास का कॉम्बिनेशन होगा, तो अपने आप ही कहते सोसाइटी है वो जस्टिस सोसाइटी बनेगी। वो सोसाइटी कैसे बनेगी, जस्टिस वाली बन जाएगी। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो क्या आप सोचते हो क्या दुनिया में ऐसी कोई सोसाइटी बन सकती है क्या जहाँ पे ये तीनों इस तरह से एकदम प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो, एकदम हार्ड मतलब जिनका रूल हो, रिजिड रूल हो, जैसे डिवाइड हो? नहीं होगा। तो इसीलिए इनको कईयों ने क्रिटिसिज्म भी किया था कि जो प्लेटो की जो ये कहानी है ना, प्लेटो ने ये जो जस्टिस थ्योरी दी है ना, ये अपने आप में उटोपियन है। उटोपियन का मतलब जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। कहते ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो अपने आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे तब आप आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अपने क्या पढ़ रहे हैं कि मेन अपने पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे इनकी कि जस्टिस सोसाइटी के रिगार्डिंग क्या क्या बातें हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस देन ईच पार्ट डूइंग इन ओन वर्क एंड नॉट इंटरफेयरिंग विद अदर, यानी कि जस्टिस तभी होगा जब ये तीनों अपने अपने काम करेंगे और दूसरे में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब इनकी कुछ एक पॉजिटिव बातें देखो कि एम्फेसिस ऑन मोरल एंड इनर हार्मोनी। इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने किसके ऊपर मतलब प्लेटो ने जो है एम्फेसिस डाला, तो एम्फेसिस करा इन्होंने जस्टिस कहते इनर बैलेंस होना चाहिए सोल का, यानी कि यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए तीनों के बीच में सेल्फ डिसिप्लिन हो, उसी के अकॉर्डिंग कहते काम करे। दूसरा इन्होंने बोला सोशल हार्मोनी, कहते जो तीनों क्लास है इनके बीच में सोशल हार्मोनी होगी। जो क्लास है अगर अपना अपना फंक्शन डिवाइड और उसी के अकॉर्डिंग अगर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सोशल ऑर्डर बना रहेगा, कोऑपरेशन रहेगा, डिवीजन ऑफ लेबर सही से रहेगा, तो सोसाइटी अपने आप ही जस्टिस रहेगी। कॉन्फ्लिक्ट बनने वाली बात ही नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो तब बनता है ना जब एक वाली कहते हैं इन तीनों में से एक का काम कोई दूसरा करेगा या एक अपना काम ढंग से परफॉर्म ना करे, तो कहते कॉन्फ्लिक्ट बनेगा। अगर कहते तीनों के काम टास्क अलग से डिवाइड है और वो उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहते सोसाइटी हमारी जस्टिस वाली बन जाएगी। इन्होंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट है इनका फाउंडेशन ऑफ आइडियलिज्म इन पॉलिटिक्स। यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्लेटो इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट अ जस्ट सोसाइटी मस्ट बी बिल्ट ऑन वर्च्यू एंड विजडम। देखो इन्होंने इस बात पे बोली कि एक जो हमारी सोसाइटी है वो किसके बेसिस पे बने, विजडम के बेस पे बने। तो कहते नॉट जस्ट पावर और वेल्थ, सिर्फ कहते पावर और वेल्थ पे ना बने, एक सोसाइटी ऐसी बने जो रियल में आइडियल हो। आइडियल का मतलब जो रूलिंग बॉडी है वो हमारी विजडम हो, उसी के अकॉर्डिंग कहते हैं हमारे यहाँ पे काम होने चाहिए। हमारे यहाँ पे मोरल जो कॉन्सेप्ट है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। रूल बाय द वाइज, ये बात होगी हमारे कि कौन सोसाइटी में रूल उन्हीं के द्वारा करने चाहिए जो रियलिटी में नॉलेज रखते हैं, जिनको सच में पता है कि रूल कैसे करना चाहिए, ताकि कभी भी कहते जो सोसाइटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा। इन्होंने ऐसा कहा। एजुकेशन एंड जस्टिस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने आगे जस्टिस का जो इनका एजुकेशन का कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अपने फर्दर एक नया क्वेश्चन है वहाँ पे डिस्कशन अपने करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि एक जो सोसाइटी है उनमें प्लेटो ने कहा कि अगर अपने को जस्टिस बनाना है ना, तो कहते इसके लिए एजुकेशन भी कहीं ना कहीं एसेंशियल है। अगर सभी को एजुकेशन मिलेगी तो सभी को एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग मिलेगी तो अपने आप ही कहते जस्टिस क्रिएट होगा।
नेक्स्ट इनकी बात मेन अगर अपने क्रिटिसिज्म करें तो क्रिटिसिज्म क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि इनकी सोसाइटी जो इन्होंने मानी वो कैसी मानी, एलिटिसिज्म और रिजिडिटी। मतलब एक सोसाइटी के अंदर तीनों क्लास के काम फिक्स कर दिए कि बस इनका काम ये है वो ही करेगा, कि सोल्जर है करेज वाले वो सोल्जर का ही काम करेंगे, जिनके अंदर एपेटाइट यानी कि भूख है कुछ कमाने की वो बिजनेसमैन ही बनेंगे। तो ये कहते कहीं रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म देखने को मिलती है यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि रूल सिर्फ वही करेंगे जो विजडम होंगे, तो विजडम अपने अकॉर्डिंग रूल करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो डेमोक्रेसी है ही नहीं ना। यहाँ पे तो बाकी लोगों के पास पावर होगी नहीं, जो सिर्फ विजडम होगा वही रूल कर पाएंगे, यानी कि थोड़े से लोग रूल कर पाएंगे, तो डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे। तो ये रूल कैसे नहीं, कहीं ना कहीं कैसे कहलाएगा, अथॉरिटेरियन रूल कहलाएगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी की कमी होगी। इन्होंने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल राइट को यहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि इन्होंने देखो मेन जो फोकस करा है वो कलेक्टिव गुड के ऊपर करा है, ना कि इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर करा है। इन्होंने बस बोल दिया कि तीनों पार्ट है सोसाइटी में वो अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे, कि उनकी बस ये ड्यूटी है वो अपना अपना काम परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। तो बताओ यार, जो इंसान सोल्जर है क्या उसका मन नहीं कर सकता क्या बिजनेस करने का? क्या जो सोल्जर है उसमें से कोई इंसान ऐसा नहीं हो सकता क्या कि वो रूल कर ले? तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से ऐसा बोल दिया, डिवाइड कर दिया कि इन्हीं के बेसिस पे काम करना है। तो यहाँ पे लोगों के पास क्या है, इंडिविजुअल का जो राइट है, फ्रीडम है, वो नहीं देखने को मिलती। और रियलिटी बात देखा जाए तो ये जो इन्होंने बांटा है ना कि इसी बेस पे कहते हैं सोसाइटी बननी चाहिए तभी जस्टिस होगा, तो ये अनरियलिस्टिक है। ये रियलिटी में कहीं पूरी दुनिया में आपको ऐसी सोसाइटी देखने को नहीं मिलती। तो जो चीज़ देखने को नहीं मिलती उसे उटोपियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उटोपियन बोलते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे हर एक क्वेश्चन, जब भी बड़ा क्वेश्चन करो तो उसका कंक्लूजन या समरी लास्ट में जरूर डाल देना। कंक्लूजन बेसिकली डालना होता है, जो ऊपर पॉइंट लिखा है उन्हीं के बारे में 4-5 बातें लिखनी होती है। इससे एक तो आपका आंसर बड़ा लगेगा और एक थोड़ा सा इफेक्टिव भी नजर आएगा कि बच्चे ने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बाद कंक्लूड भी क्वेश्चन को कराया। तो ये बात आपको ध्यान देनी है।